नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज वक्फ प्रॉपर्टी के एक्ट के मुद्दे पर जेपीसी की मीटिंग में जबरदस्त हंगामा हुआ, झगड़ा हुआ, झंझट हुआ, नारेबाजी हुई। जेपीसी के 10 मेंबर्स को सस्पेंड कर दिया गया और इसके बाद विरोधी दलों के मेंबर्स ने जेपीसी के चेयरमैन पर तानाशाही के इल्जाम लगाए। सरकार के इशारे पर विपक्ष की आवाज को दबाने का आरोप लगाया। विपक्ष के मेंबर्स ने कहा, सरकार देश भर में मुसलमानों की प्रॉपर्टी को हड़पना चाहती है। जेपीसी सिर्फ दिखावा है। देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है। अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी चल रही है। असदुद्दीन ओवैसी, अरविंद सावंत, कल्याण बनर्जी, डी राजा, नदीम उल हक, नासिर हुसैन, इमरान मसूद और मोहम्मद जावेद जैसे विरोधी दलों के सांसदों ने जेपीसी के चेयरमैन जगदंबिका पाल पर डॉन की तरह व्यवहार करने के आरोप लगाया। जगदंबिका पाल का फोन जब्त करके सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में उसकी जांच कराने की मांग की। विरोधी दलों के सांसदों का कहना है कि जेपीसी के चेयरमैन सरकार के हुक्म पर फैसले लेते हैं, इसलिए इस बात की जांच होनी चाहिए कि जगदंबिका पाल को सरकार की तरफ से कौन आदेश देता है। विपक्ष के आरोपों पर सरकार की तरफ से क्या जवाब आया? विरोधी दलों की नाराजगी असल में किस बात पर है? इससे निपटने के लिए सरकार की रणनीति क्या है और विरोधी दलों के मेंबर आखिर चाहते क्या हैं? वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट को लेकर सरकार और विरोधी दलों के बीच झगड़ा है किस बात पर? इसके पीछे की सियासत क्या है? इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे आज की बात में। लेकिन सबसे पहले आपको यह दिखा देता हूं कि आज जेपीसी की मीटिंग में क्या हुआ, उसका नजारा क्या था। आज वक्फ प्रॉपर्टी अमेंडमेंट एक्ट पर बनी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग में चर्चा के बजाय हंगामा हुआ, नारेबाजी हुई। विरोधी दलों के मेंबर्स ने जमकर हंगामा किया। जेपीसी के चेयरमैन जगदंबिका पाल के खिलाफ आप नारे सुन सकते हैं। असल में विपक्षी मेंबर्स चाहते ही नहीं थे कि आज जेपीसी की मीटिंग हो। पहले यह तय हुआ था कि 24-25 जनवरी को जेपीसी की मीटिंग होगी, जिसमें वक्फ प्रॉपर्टी अमेंडमेंट एक्ट पर क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा की जाएगी। लेकिन ऑपोजिशन पार्टीज के मेंबर्स की मांग थी ये मीटिंग 24-25 जनवरी के बजाय 31 जनवरी और 1 फरवरी को कराई जाए। इसके लिए लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी भी लिखी गई थी, लेकिन मीटिंग रीशेड्यूल नहीं हुई। इसके बाद कल रात अचानक मीटिंग का एजेंडा भी बदल गया। आज जम्मू कश्मीर से आए डेलीगेशन को बुला लिया गया। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडर मीरवाइज उमर फारूक को वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स के डेलीगेशन ने भी प्रेजेंटेशन दिया। इसी दौरान चेयरमैन ने मेंबर्स को बताया कि अब क्लॉज बाय क्लॉज अमेंडमेंट पर चर्चा के लिए मीटिंग 27 जनवरी को होगी। इस पर विपक्षी दलों के सांसदों ने आपत्ति जताई। टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने नारेबाजी शुरू कर दी और विपक्ष के बाकी 9 सांसद भी उनको सपोर्ट करने लगे। विरोधी दलों के मेंबर्स की मांग है कि कमेटी की अगली मीटिंग 27 जनवरी के बजाय 31 जनवरी और 1 फरवरी को रखी जाए, क्योंकि 31 को पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है, इसलिए सभी मेंबर्स दिल्ली में होंगे। लेकिन चेयरमैन ने यह बात नहीं मानी तो हंगामा बढ़ गया। इसी बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने मीटिंग में हंगामा करने वाले सभी मेंबर्स को आज दिन भर की कार्रवाई से सस्पेंड करने का प्रस्ताव रख दिया। निशिकांत दुबे का प्रस्ताव मंजूर हो गया और तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी और नदीम उल हक, एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस के नासिर हुसैन, इमरान मसूद और मोहम्मद जावेद, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के अरविंद सावंत, समाजवादी पार्टी के मुहिबुल्लाह नदवी के साथ साथ डीएमके के राजा और एमएम अब्दुल्ला को सस्पेंड कर दिया गया। मीटिंग से सस्पेंड हुए मेंबर्स ने बाहर आकर चेयरमैन के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। कल्याण बनर्जी ने कहा, जेपीसी के चेयरमैन किसी और के इशारे पर प्रोसीडिंग चला रहे हैं। उनके पास किसी का फोन आया था, उन्होंने सारे विपक्षी सांसदों को सस्पेंड कर दिया।
कल्याण बैनर्जी ने कहा, जेपीसी की मीटिंग के नाम पर तमाशा चल रहा है। देश में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं बची। ये जेपीसी जो है फर्श है, ये जेपीसी को मकारी बना दिया। चेयरमैन तो सिर्फ चेयरमैन है, कोई ऊपर से जो बोल रहे हैं हो रहा है। डेमोक्रेसी हैज डिस्ट्रॉयड। गणतंत्र बोल के कुछ नहीं है, कुछ नहीं सुन रहा है, जो मर्जी वो कर रहा है, जो मर्जी वो। उसका एक तो टेलीफोन आता है, वो जो बोलता है वो ही करता है। उसका बैकबोन नहीं है। ये चेयरमैन है लेकिन बैकबोन नहीं है उनका। गणतंत्र को पूरा ध्वंस कर दिया नरेंद्र मोदी ने। इधर इसको तो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी चल रहा है पार्लियामेंट में। स्पीकर साहब जो बोला था वो तो नहीं सुन रहा। स्पीकर साहब का वर्ड का कोई वैल्यू ही नहीं है। अभी जो बोलेगा अमित शाह वही हो जाएगा और कुछ नहीं। और सब फार्स, ऑल आर सिटिंग, सब फार्स है। ये इधर बैठेगा, वो उधर बैठेगा, इधर असली चलाता है अमित शाह। जो बोलेगा वही होगा। आज मीटिंग होगा तो आज मीटिंग होगा, कल होगा तो कल होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। इसको अरेस्ट कर दो, इसको अरेस्ट करो। देश एक अजब चल रहा है। देश में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी चल रहा है। ये सब फार्स है। अभी डेमोक्रेसी फार्स हो गया, पार्लियामेंट को फार्स हो गया। जेपीसी में कांग्रेस के मेंबर मोहम्मद जावेद ने कहा, वक्फ प्रॉपर्टीज को लेकर सरकार और संघ भ्रम फैला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। संघ परिवार ने मुसलमानों की वक्फ प्रॉपर्टीज पर कब्जा करने का प्लान बना लिया है और जेपीसी के नाम पर सिर्फ दिखावा हो रहा है। ये जो मौजूदा सरकार है वो ऐसे ऐसे लोगों को बुलाती है जिसको कोई ताल्लुक नहीं है, जिसको पता भी नहीं है वक्फ की क्या ज़मीन है। वो एक एजेंडा चला रही है आरएसएस कि जो ज़मीन चाहे एक बार यहाँ पे नमाज पढ़ लिया वो वक्फ की हो जाए। अरे भाई, नमाज पढ़ने को तो कहीं भी आप आँख बंद करके आप भी भगवान को याद करके पूजा कर लेते हैं। हम ही लोग पार्लियामेंट में बिस्मिल्लाह करके अल्लाह का नाम लेके हम लोग ओथ लिए, तो क्या हम क्लेम कर लेंगे कि पार्लियामेंट हाउस हमारा जो है वक्फ की ज़मीन हो गई? तो गुमराह किया जा रहा है लोगों को और नासमझी भी है। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जो जानकारी मिली है उससे वो भी कन्फ्यूजन में है। तो हमने देखा है कि ये जो चल रहा है ये बस आई वॉश है बेसिकली। ये तानाशाही है, ये मोदी राज है। आप जितना जल्दी समझ जाए उतना अच्छा है। सस्पेंड होने वाले एमपीज में असदुद्दीन ओवैसी का नाम भी शामिल है। शाम को विरोधी दलों के सांसदों ने एक साथ मीडिया से बात की। ओवैसी ने कहा, अगर वक्फ अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में पास हुआ तो देश में तबाही मचेगी और सरकार जितनी तेजी दिखा रही है उससे साफ हो गया कि सरकार की नीयत में खोट है। हम लोग कोलकाता एयरपोर्ट पर बैठे हुए हैं लखनऊ जाने के लिए, और वहां पर हमारे को ये मैसेज आया था कि आपको जो क्लॉज बाय क्लॉज अमेंडमेंट्स देना है आपको सिर्फ 48 घंटे दिए जा रहे हैं। लखनऊ गए, लखनऊ में भी हमने एयरपोर्ट पर कहा चेयरमैन से, लखनऊ पे कहा कि सर 2 दिन में नहीं हो पाएगा, इस टाइम को बढ़ाया जाए। नहीं बढ़ाया गया। और फिर एजेंडा आया कि 24 और 25 को क्लॉज बाय क्लॉज अमेंडमेंट होगा। कल रात में 11 बजे एजेंडा चेंज हो गया, मीटिंग कैंसिल हो गई। अभी आप फिर 27 को मीटिंग रख रहे हैं। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसी क्या जल्दबाजी, ऐसा क्या आसमान गिरने वाला है। इस देश की हर वक्त प्रॉपर्टी पर इसका असर पड़ेगा और वो बर्बाद हो जाएंगे पूरे। लैंड एक स्टेट इशू है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स है, वक्फ बाय यूजर सेक्शन 40, ये सब सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया इसको। इसके बावजूद भी जल्दबाजी से काम लेकर ये जो कुछ भी सरकार कर रही है वक्फ के फेवर में नहीं है। ये वक्फ प्रॉपर्टीज को बर्बाद करने के लिए पूरी कोशिशें की जा रही है। इसलिए हम तमाम लोग यहाँ पर बैठकर ये जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया है मोहतरम चेयरमैन साहब की तरफ से, हम उसका अपोज करते हैं और स्पीकर लोकसभा से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इंटरवीन करे इस मैटर में। अब मैं आपको इस मामले में बीजेपी का पक्ष सुनवाता हूं। निशिकांत दुबे ने विपक्ष के आरोपों को सफेद झूठ करार दिया। निशिकांत दुबे ने कहा, सत्ता पक्ष के मेंबर विरोधी दलों के मेंबर्स की पूरी बात सुनते हैं, लेकिन जब सत्ता पक्ष के सांसदों को बोलने का अवसर मिलता है तो विपक्ष के सांसद हंगामा करने लगते हैं। निशिकांत दुबे ने कहा, विरोधी दलों के नेता
जानबूझकर रणनीति बनाकर हंगामा करते हैं, जिससे जेपीसी की रिपोर्ट फाइनल न हो पाए और अगले सेशन में इसको सदन में पेश न किया जा सके। अपोजिशन बोलते रहता है, मैंने आज तक नहीं रोका, लेकिन जितनी भी मीटिंग हुई जेपीसी की, जब जब मैं बोलने के लिए माइक लिया तब तक अपोजिशन ने मेरी आवाज को दबाने का प्रयास किया, और आज भी जिस तरह से बदतमीजी की, यही कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं। विंटर सेशन में इसको जमा करना था, सभी लोगों ने जो है कहा कि नहीं इसको एक्सटेंड करना है, मैंने खुद ही सपोर्ट किया, और इसके बाद जो है बजट सेशन के लिए आया। उन लोगों ने कहा कि मीरवाइज को बुलाना है, मीरवाइज को हमने बुलाया। तो सवाल यह है कि चेयरमैन जो है सबके साथ कोऑपरेटिव है, जगदम्बिका पाल जी ने जो है इसको बड़े अच्छे ढंग से चलाया है, और उनके ऊपर जो है खामखा ये लोग टेंशन क्रिएट करते हैं, उनके साथ बदतमीजी करते हैं, उनके साथ आपको पता है कि बोतल फेंकने की भी घटना हुई, उनकी जान बच गई। तो इस जेपीसी में पहली बार मैंने जो है सभी सांसदों की, अपोजिशन के सांसदों की जो है बदतमीजी को भी देखा है। उसके बावजूद भी अपोजिशन पार्टी के सांसद और खासकर हमारे चेयरमैन जगदम्बिका पाल जी जो है वो सबों को साथ लेकर चलते हैं, और मुझे लगता है कि उनको कोऑपरेट करना चाहिए और 27 को इसको पास करना चाहिए। मैंने आपको दोनों पक्षों की बात सुनवा दी। विपक्ष के ज्यादातर सांसदों ने क्या कहा यह दिखा दिया। सच्चाई यह है कि न संघ परिवार या बीजेपी वक्फ की जमीनों पर कब्जा करना चाहते हैं, और न विरोधी दलों के सांसद वक्फ की प्रॉपर्टीज को बचाना चाहते हैं। दोनों के अपने अपने एजेंडे हैं, दोनों का अपना अपना वोट बैंक है, अपना अपना सपोर्ट बेस है। सत्ता पक्ष और विपक्ष उसी के आधार पर काम कर रहे हैं। सरकार चाहती है किसी भी तरह वक्फ अमेंडमेंट बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट बजट सेशन के पहले हिस्से में पेश हो जाए, क्योंकि पहले भी एक बार जेपीसी का कार्यकाल विरोधी दलों की मांग पर बढ़ाया जा चुका है। लेकिन कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके और ओवैसी जैसे विरोधी दलों के नेता चाहते हैं कि यह बिल बजट सेशन में आ ही ना पाए। बस इसी बात का झगड़ा है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति की। योगी आदित्यनाथ आज मिल्कीपुर में थे। मिल्कीपुर में असेंबली सीट पर बाई इलेक्शन होने वाला है। इस सीट को योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव दोनों ने प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। आज मिल्कीपुर की रैली में योगी ने कहा, जो लोग जाति के नाम पर चुनाव जीतना चाहते हैं वो समाज के दुश्मन हैं। योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के जो नेता बात बात पर जाति पूछते हैं, उन्हें महाकुंभ में जाना चाहिए, वहां उन्हें भारत के दर्शन होंगे, भारत की सांस्कृतिक एकता दिखाई देगी। वहां करोड़ों लोग डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन कोई किसी की जाति नहीं पूछता। योगी ने कहा, जिस तरह महाकुंभ में सभी जातियों के लोग सिर्फ सनातनी हिंदू हैं, उसी तरह मिल्कीपुर के बाई इलेक्शन में सब एक रहेंगे, जाति को भूलकर विकास के लिए वोट करेंगे। मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी ने अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दिया है। योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी अब सिर्फ नाम की समाजवादी है, असलियत में अखिलेश यादव सिर्फ जातिवाद और परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं, और ये दोनों बीमारियां लोकतंत्र के लिए घातक हैं। इसलिए इस बीमारी को खत्म करने की जरूरत है। महाकुंभ इस बात का एहसास करा रहा है, पूरा देश, पूरी दुनिया, हर सनातन धर्मावलंबी बिना जाति के, बिना पंथ के भेदभाव के एक संगम में स्नान कर रहा है, गौरव की अनुभूति कर रहा है। महाकुंभ का एक ही संदेश, एकता से ही अखंड रहेगा ये देश, एकता से ही अखंड रहेगा ये देश। बहनों और भाइयों, एकता, एकता के मार्ग में सबसे बड़ी चुनौती है जातिवाद, सबसे बड़ी चुनौती है परिवारवाद, और आज उसी परिवारवाद पर प्रहार करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। उसी जातिवाद पर प्रहार करने के लिए मैं आपके पास आया हूं, आपसे अनुरोध करने के लिए, आपसे अपील करने के लिए। आपके विकास में बाधा है ये परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति। आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ है परिवारवाद की राजनीति और जातिवाद की राजनीति। ये जातिवाद की राजनीति वे लोग कर रहे हैं, ये परिवारवाद की राजनीति वे लोग कर रहे हैं जिन्होंने केवल और केवल अपने परिवार की चिंता की, जनता जनार्दन की चिंता नहीं की, किसी दलित, किसी वंचित, किसी
पिछड़ी जाति के व्यक्ति का, किसी का भी इन्होंने कभी उत्थान नहीं किया। लोकसभा चुनाव में अयोध्या में समाजवादी पार्टी की जीत की बड़ी वजह दलित वोटर्स का सपोर्ट था। मिल्कीपुर सीट पर दलित वोटर्स 30% से ज्यादा हैं, इसलिए बीजेपी ने भी इस बार मिल्कीपुर सीट पर दलित उम्मीदवार उतारा है। चंद्रभान पासवान बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। आज योगी ने भी अपने भाषण में दलित और पिछड़ों की बात की। योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता दलितों की सिर्फ बात करते हैं, लेकिन उनके दुख दर्द में कभी शामिल नहीं होते। योगी ने अयोध्या में दलित नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के केस की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के आदर्श मोइन खान जैसे बलात्कारी लोग हैं, इसलिए लोग कहते हैं कि देख सपाई बिटिया घबराई। समाजवादी पार्टी तो प्यार केवल करती है, किससे? ये आंसू बहाती है जब कोई माफिया मरता है तो उसके यहां मरसियां पढ़ने के लिए लोग जाते हैं। दलित बेटी के साथ, इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाला मोइन खान इनका हीरो होता है। अरे बेटी तो बेटी है, उस बेटी का सम्मान होना चाहिए था, उसकी सुरक्षा होनी चाहिए थी। सफाई दे रहे हैं कि डीएनए जांच होनी चाहिए। अरे उस बेटी का बयान पर्याप्त है, लेकिन फिर भी ये लोग बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं। यही समाजवादी पार्टी का वास्तविक चरित्र है। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, आज मैं आप सबसे यही बात कहने के लिए आया हूं, ये लोग लगातार समाजवादी पार्टी जब भी सत्ता में आई, और इसीलिए तो हम कहते हैं देख सपाई बिटिया घबराई। ये मोइन खान के एक कुकृत्य थे, और मोइन खान को सिर पे लेके ढोते हैं समाजवादी पार्टी के अयोध्या के दुर्भाग्य से बने हुए सांसद। मिल्कीपुर सीट पर 1998 के बाद से कुल 7 चुनाव हुए हैं। 5 बार समाजवादी पार्टी जीती है, 1 बार बीएसपी और 1 बार बीजेपी को जीत मिली। इसलिए पुराना रिकॉर्ड देखकर अखिलेश यादव कॉन्फिडेंट हैं। मिल्कीपुर में कुल 3.5 लाख वोटर्स हैं, इनमें करीब 1.25 लाख दलित हैं, 65,000 यादव हैं और 40,000 मुस्लिम वोटर्स हैं। ये कॉम्बिनेशन अखिलेश यादव की राजनीति को सूट करता है, लेकिन इस बार योगी ने अखिलेश का गेम बिगाड़ दिया है। एक दलित उम्मीदवार मैदान में उतारा है, अब दलित वोट बंटेगा। योगी नारा दे रहे हैं एक हैं तो सेफ हैं। योगी की कोशिश है हिंदू वोट कंसोलिडेट हो। दूसरी तरफ अखिलेश पीडीए की बात कर रहे हैं और मुस्लिम वोट को एकजुट रखना चाहते हैं। अखिलेश मुसलमानों को संबल का उदाहरण देकर डरा रहे हैं, लेकिन योगी को इसकी कोई फिक्र नहीं है। योगी का नारा है बटेंगे तो कटेंगे। महाकुंभ में एक स्पेशल शो के दौरान योगी आदित्यनाथ ने जातिवाद के जहर का जिक्र किया। यह बताया कि समाजवादी पार्टी कैसे समाज को बांटने की कोशिश करती है। मैंने योगी आदित्यनाथ से संभल को लेकर कई सवाल पूछे, कोर्ट के फैसले के बारे में, सर्वे के बारे में, और यह पूछा कि मुस्लिम समाज का दावा है उन्होंने तो मंदिरों की हिफाजत की है। इस पर योगी आदित्यनाथ ने क्या जवाब दिया, इसकी एक झलक आपको दिखा देता हूं। संभल को लेकर शिकायत यह है कि वहां केस भी फाइल हो गया और जजमेंट भी आ गया, सर्वे भी हो गया, सब कुछ इतना जल्दी कर दिया। देखिए, हमारे यहाँ शुभ कार्य में बहुत लेट नहीं होता है। जब एक बार शुभ मुहूर्त निकल चुका होता है तो बार बार मुहूर्त दिखवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर आगे बढ़ चढ़ते हैं, और मुझे लगता है कि संभल में वह सब कुछ दृश्य देश भी देख रहा है, दुनिया भी देख रही है। पौराणिक बावड़ी मिल रही है, कुएं मिल रहे हैं, प्राचीन किले भी वहाँ मिल रहे हैं,
बहुत कुछ वहां पे देखने को मिल रहा है और वह पौराणिक के साथ साथ प्रमाण, शास्त्रीय प्रमाण, हमारे पुराण तो कहते ही हैं, लेकिन पुराणों के साथ साथ आईने अकबरी ने भी इस बात का उल्लेख किया है। श्री हरि विष्णु का जो मंदिर था, मीर बांकी ने 1526 में से तोड़ करके वहां पे एक मस्जिद नुमा ढांचा खड़ा किया था, जिसे आज वे लोग जामा मस्जिद कहते हैं। अब ये अबुल फजल आज से सैकड़ों वर्ष पहले लिखता है, ये किसी हिंदू ने नहीं लिखा। और उस समय के जिन वृत्तांतों को उन्होंने उल्लेख किया है, उसे कैसे ये लोग नकार सकते हैं? कैसे नकार रहे हैं? हो सकता है पुराणों पे वे विश्वास न करें, लेकिन कम से कम आईने अकबरी को तो देखें, उसी पे विश्वास कर लें। अगर ये उदाहरण किसी हिंदू ग्रंथ से मैं दूं तो उनको हो सकता परेशानी हो, लेकिन ये उदाहरण उन्हीं के यहां से दिया जा रहा है। वहां के प्रमाण इस बात को बताते हैं, और जो कुछ वहां पे होता रहा है, कम से कम आज उस पर लगाम लगी है। आने वाले समय में बहुत कुछ उजागर होने वाला वहां से। ये पूरा शो तो आप देख पाएंगे कल रात 10 बजे। इस शो में यूपी के लॉ एंड ऑर्डर का भी जिक्र हुआ। वैसे भी योगी जहां भी जाते हैं कानून व्यवस्था की बात तो करते हैं। कानून व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश से आज एक बड़ी खबर आई। मेरठ में दिन दहाड़े जमकर फायरिंग हुई, 2 गुटों का झगड़ा हुआ और दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर करीब 100 राउंड फायरिंग की। सड़कों पर गोलियों के खोखे बिखरे हुए दिखाई दे रहे थे। एक बिल्डिंग में छुपे लोगों से इसका वीडियो बनवा लिया गया। वीडियो सामने आया तो विरोधियों ने यूपी के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए। नॉनस्टॉप फायरिंग की यह वारदात मेरठ के ललियाना गांव में हुई। पता लगा कि गांव के प्रधान फहीम और पूर्व प्रधान दाऊद के गुटों के बीच वर्चस्व की पुरानी रंजिश चली आ रही है। पहले भी कई बार दोनों पक्ष के लोगों में झगड़े और मारपीट की घटनाएं होती रही हैं, जिसमें मुकदमे भी दर्ज हुए। आज अचानक दाऊद गुट के लोगों ने ग्राम प्रधान फहीम के घर पर हमला कर दिया। इसके बाद फहीम के लोग भी हथियार लेकर सड़क पर आ गए और गांव में गलियों में खूनी खेल शुरू हो गया। करीब 1 घंटे तक गोलियों की आवाज गूंजती रही। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची, लेकिन इस गांव में पुलिस पर भी फायरिंग की गई। लेकिन थोड़ी देर में पुलिस ने हालात पर काबू पा लिया। फायरिंग करने वाले लोग भाग खड़े हुए और इसके बाद पुलिस ने कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू किया। अपराधियों के साथ पुलिस का एनकाउंटर हुआ और पुलिस की फायरिंग में 2 बदमाश घायल हुए। दोनों के पैर में गोली लगी है। दोनों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। अब तक इस मामले में कुल 3 लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा चुका है। मेरठ में दहशत फैलाने वाले पुलिस की गिरफ्त में हैं, 2 हॉस्पिटल में हैं। इसलिए पहले जो लोग ये कह रहे थे कि सरेआम फायरिंग हो रही है, गैंग वॉर हो रहा है, क्या यही कानून का राज है? लेकिन कुछ ही घंटों के बाद पुलिस की गोली से घायल लंगड़ाते हुए अपराधियों की तस्वीरें आई तो वही लोग पूछने लगे कि पुलिस का निशाना इतना चूक कैसे हो गया? क्या पुलिस को गोली मारने की छूट देना कानून में जायज है? यूपी पुलिस के कारनामों का जिक्र महाकुंभ में योगी के स्पेशल शो में भी हुआ। मैंने योगी आदित्यनाथ के सामने ओवैसी का जिक्र किया। ओवैसी ने यूपी पुलिस के सटीक निशाने का जिक्र किया था। ओवैसी कह रहे थे कि ऐसे निशानेबाजों को तो ओलंपिक में भेजा जाना चाहिए। इस सवाल का योगी आदित्यनाथ ने बहुत ही इंटरेस्टिंग जवाब दिया। उनकी चिंता सबसे ज्यादा यूपी पुलिस को लेकर है। वो कहते हैं यूपी पुलिस का निशाना बड़ा सटीक है, गोली हमेशा सही निशाने पर लगती है, इनको तो ओलंपिक में भेजना चाहिए, मेडल ले आएंगे। हमने तो ऑलरेडी ये व्यवस्था की है। यूपी पुलिस ने तो जितने भी यूपी के शूटर हैं उन सबको हमने कहा कि भाई आपके लिए हम शूटिंग रेंज बना रहे हैं,
आप मेडल लेकर के आइए और फिर आपको हम पुलिस में भर्ती करेंगे। और हमने यहाँ तक कि ओलंपिक में जो मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ी हैं उनको हम लोगों ने डिप्टी एसपी तक का पद दिया है, सीधे डिप्टी एसपी। 500 से अधिक लोगों को हमने यूपी पुलिस में भर्ती किया है। और आज यूपी पुलिस के कार्य पद्धति का ही परिणाम है कि उत्तर प्रदेश निवेश के देश के बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में आज विकसित हुआ है। उत्तर प्रदेश इतने बड़े महाकुंभ जैसे समागम के लिए भी, जहां पर प्रयागराज की धरती पर अकेले 45 दिन के अंदर 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु यहां आकर के त्रिवेणी में डुबकी लगाएगा, यानी दुनिया की तीसरी बड़ी आबादी प्रयागराज में आएगी। अब आप अनुमान करिए, इस पूरी व्यवस्था को सुरक्षा देना, सुव्यवस्था देना और क्राउड मैनेजमेंट के साथ साथ सिक्योरिटी का उत्तम व्यवस्था देना, यह काम भी उत्तर प्रदेश पुलिस ही कर रही है। आप मुझे बताइए कि अगर उत्तर प्रदेश पुलिस का निशाना चूक नहीं होता तो क्या इतना बड़ा आयोजन सकुशल संपन्न हो पाने में अपने आप एक चैलेंज था। ये बात सही है कि आयोजन तो बड़ी कुशलता के साथ किया जा रहा है। महाकुंभ में हजारों लोगों के सामने योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ से जुड़े हर सवाल का जवाब दिया। योगी ने कुंभ पर खर्च किए जा रहे 7,500 करोड़ रुपए को भी जस्टिफाई किया। कहा जो लोग खर्चा देख रहे हैं उन्हें यह भी देखना चाहिए कि महाकुंभ से उत्तर प्रदेश को 2 लाख करोड़ का फायदा होगा। ये पूरा शो आप देख सकेंगे शनिवार रात 10 बजे। हमारे साथ हैं इस भव्य और दिव्य स्वरूप के शिल्पकार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। शनिवार रात 10 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। योगी आदित्यनाथ का जलवा दिल्ली विधानसभा के चुनाव में भी दिखाई दे रहा है। आज अरविंद केजरीवाल ने बार बार योगी का जिक्र किया। कहा योगी को दिल्ली के कैंपेन में बुलाकर बीजेपी कम्युनल कार्ड खेल रही है। बीजेपी दिल्ली का माहौल खराब करना चाहती है। केजरीवाल ने इल्जाम लगाया कि हार के डर से बीजेपी उनकी सुरक्षा से भी खिलवाड़ कर रही है। मुख्यमंत्री आतिशी, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया जैसे आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं ने यहां तक कह दिया कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल की हत्या कराना चाहती है। इसीलिए बीजेपी के इशारे पर केजरीवाल की सुरक्षा में लगे पंजाब पुलिस के जवानों को हटाया गया है। अरविंद केजरीवाल Z+ प्रोटेक्टिंग हैं। उनकी सुरक्षा में 45 जवान 24 घंटे तैनात रहते हैं। इसके बाद भी भगवंत मान की सरकार ने अरविंद केजरीवाल को पंजाब पुलिस की सुरक्षा भी मुहैया करवाई थी, लेकिन चुनाव आयोग के निर्देश पर कल केजरीवाल की सुरक्षा में लगे पंजाब पुलिस के जवानों को हटा दिया गया। आज इसी बात को आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इशू बनाया। केजरीवाल ने कहा कि उनकी सुरक्षा हटाने के पीछे राजनीति है। मोदी सरकार के इशारे पर ऐसा किया गया है। सुरक्षा जैसे सेंसिटिव इशू पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये प्योर और शुद्ध राजनीति है और मुझे खेद है कि सुरक्षा, पर्सनल व्यक्तिगत सुरक्षा को राजनीति के हवाले कर दिया गया है। कम से कम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। केजरीवाल ने सुरक्षा को लेकर इमोशनल कार्ड खेला तो बीजेपी ने भी तुरंत जवाब दिया। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, एक वो वक्त था जब केजरीवाल कहते थे न सरकारी बंगला लेंगे, न सरकारी गाड़ी लेंगे, न सिक्योरिटी लेंगे। अब वही केजरीवाल 2 राज्यों की पुलिस से सुरक्षा मांग रहे हैं। यही केजरीवाल का डबल स्टैंडर्ड है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, केजरीवाल की सुरक्षा पर बीजेपी ने तो कुछ नहीं कहा। वो खुद सिक्योरिटी के सवाल को सियासी बना रहे हैं और इल्जाम दूसरों पर लगा रहे हैं। जो आदमी अपने बच्चों के सर पर हाथ रख के कसम खाता था कि मैं सुरक्षा नहीं लूंगा,
आज सुरक्षा उसके लिए एक एजेंडा बन गई है। तो आप समझ लीजिए कि इसका चरित्र क्या है। सुरक्षा कौन किसको मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये सब एजेंसी तय करती हैं। और इस पर तो माननीय कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया है, खुद चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है। तो अगर आप चुनाव आयोग के निर्णय को भी अपना राजनीतिक एजेंडा बनाना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल, तो बनाएं, लेकिन अपनी कम से कम आस्तीन में झांक के देखें कि जो बयान आपने दिए हैं उन बयानों से मुकरना, फिर झूठ बोलना और फिर भाग जाना, ये अरविंद केजरीवाल, असली अरविंद केजरीवाल यही है। चूंकि केजरीवाल की सुरक्षा में लगे पंजाब पुलिस के जवानों को चुनाव आयोग के आदेश पर हटाया गया है, इसलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी सिंह और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी। केजरीवाल की सुरक्षा में पंजाब पुलिस के जवानों को रिस्टोर करने और उनकी सिक्योरिटी का ऑडिट कराने की मांग की। इसके बाद आतिशी ने आरोप लगाया कि बीजेपी केजरीवाल की हत्या करवाना चाहती है। इस साजिश में दिल्ली पुलिस उसके साथ शामिल है, इसलिए केजरीवाल की सिक्योरिटी से पंजाब पुलिस को अलग किया गया और यह सब अमित शाह के आदेश पर हो रहा है। इसके बाद भगवंत मान ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की जान पर बड़ा रिस्क है। इंटेलिजेंस इनपुट के बाद ही केजरीवाल की सिक्योरिटी में पंजाब पुलिस को तैनात किया गया था। भगवंत मान ने कहा बीजेपी किसी भी तरह केजरीवाल को कैंपेन करने से रोकना चाहती है। उन्होंने मांग की कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं है, इसलिए या तो पंजाब की पुलिस या किसी दूसरे राज्य की पुलिस को केजरीवाल की सुरक्षा में लगाया जाए। पंजाब पुलिस के पास बहुत ठोस सबूत थे, इनक्रेडिबल डाटा था, इनपुट थी कि दिल्ली में हमला हो सकता है, पंजाब में भी हो सकता है। तो पंजाब पुलिस ने अरविंद केजरीवाल जी को सिक्योरिटी दी। तो उसके बाद ड्यूरिंग पब्लिक मीटिंग्स जब इनकी कई चालें फेल हो गई, क्योंकि पंजाब पुलिस वहां तैनात थी, वो मुस्तैद थे, उन्होंने पहले ही रोक लिया। तब इनको उनके आकाओं को पता चला कि ये तो गलत हो रहा है, जो हम सोचते हैं वो हो नहीं रहा। तो उन्होंने पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी को हटाने का आदेश दे दिया। अभी यहाँ योगी जी भी पहुंच चुके हैं, अभी यहाँ राजस्थान के मुख्यमंत्री, अभी यहाँ हरियाणा के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी पहुंच चुके हैं। तो उनकी जो सिक्योरिटी है वो अपने प्रदेश से लेके आए हैं। तो ये काफी देर से साजिश चल रही थी कि वैसे तो जीत नहीं सकते अरविंद केजरीवाल से, लेकिन उनको फिजिकली हार्म करो। राजनीति अलग से है, लेकिन एक बंदे की जान आप लेने तक पहुंच चुके हो, ये तो बहुत ही घटिया बात है। भगवंत मान को केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने करारा जवाब दिया। रवनीत बिट्टू ने कहा भगवंत मान ने केजरीवाल के अलावा राघव चड्ढा और केजरीवाल के सेक्रेटरी विभव कुमार को भी पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी दी हुई है। यह पंजाब पुलिस का बेजा इस्तेमाल नहीं तो क्या है। बिट्टू ने कहा कि केजरीवाल चुनाव के वक्त पॉलिटिकल ड्रामा कर रहे हैं और हो सकता है कि सिंपैथी हासिल करने के लिए अब केजरीवाल खुद अपने ऊपर हमला करवा ले। जो विभव कुमार थे, जिन्होंने इनके साथ आपने सारा ऑन रिकॉर्ड वो देखा है, उसको पंजाब पुलिस की Z+ सिक्योरिटी है, उनको दी जा रही है। जो Z+ सिक्योरिटी लेके ये बैठे थे केजरीवाल साहब, नाम देखो, टॉप सबसे ऊपर नाम किसका है? पंजाब। भाई पंजाब को इतना फिक्र क्यों? उसके बाद नाम आता है राघव चड्ढा जी। बताइए तुसी कौन सी जंग लड़ी है, कौन सी लड़ाई लड़ी है राघव चड्ढा जी ने? इस आदमी ने पंजाब पुलिस को अपनी शादी में 6.5 फुट के हमारे नौजवान जो पंजाब देश की रक्षा करते हैं बॉर्डर में, वहां पे इस आदमी ने वेटर बनाए हुए थे। ये तस्वीरें आपने देखी हैं। अब ये क्या करेगा? क्योंकि मुख्यमंत्री आज प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कर रहा है, इसका मतलब ये है आने वाले दिनों में भी हमारी सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली पंजाब पुलिस, अब अपने ऊपर कोई ना कोई हमला करवाएंगे। किसी भी सिक्योरिटी का इशू, किसी भी लीडर की सिक्योरिटी का मामला बहुत सेंसिटिव होता है, इसलिए ये कहना तो ठीक नहीं है कि कोई नेता अपने ऊपर हमला करवाएगा। लेकिन ये बात सही है कि केजरीवाल के पास
दिल्ली पुलिस की Z+ सिक्योरिटी है और उन्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन केजरीवाल के पास पंजाब पुलिस की जो सिक्योरिटी थी वो अगर 10 दिन और रह जाती तो क्या फर्क पड़ जाता। 5 फरवरी को पोलिंग के बाद अगर ये सिक्योरिटी हटाने की मांग की जाती तो कोई चू भी नहीं कर सकता था। चुनाव के बीचों बीच सिक्योरिटी हटाने से केजरीवाल को बैठे बिठाए एक और इशू मिल गया। दिल्ली चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो गई है। ओवैसी ने 2 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं और दोनों कैंडिडेट दिल्ली दंगों के आरोपी हैं। दोनों जेल में हैं। ओखला सीट से ओवैसी की पार्टी ने शिफाउर रहमान को टिकट दिया है, जबकि मुस्तफाबाद सीट पर ताहिर हुसैन उनके कैंडिडेट हैं। दोनों ही मुस्लिम डोमिनेटेड सीटें हैं, इसलिए ओवैसी इन्हीं 2 इलाकों में कैंपेन कर रहे हैं और उनके निशाने पर हैं अरविंद केजरीवाल। ओखला की रैली में ओवैसी ने कहा कि केजरीवाल बहरूपिया है, बीजेपी के विरोध का दिखावा करते हैं, लेकिन हकीकत में केजरीवाल भी आरएसएस की शाखा से निकले हैं। ओवैसी ने कहा कि दिल्ली के दंगों में बेगुनाह मुसलमानों को जेल में डाला गया, लेकिन केजरीवाल ने कभी आवाज नहीं उठाई। मुस्लिम इलाकों में गए तक नहीं, क्योंकि उन्हें हिंदुओं का वोट चाहिए। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी वक्फ प्रॉपर्टीज पर कब्जा करना चाहती है और केजरीवाल खामोश हैं, क्योंकि उन्हें मुसलमानों के वोट की जरूरत ही नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये 10 साल से केजरीवाल की सरकार है। 18 महीने से वक्फ बोर्ड नहीं बनता। बताओ केजरीवाल के मेले, तुम्हारी पार्टी ने वक्फ बोर्ड क्यों नहीं बनाया? तुम नहीं बनाए, मोदी ने अपने ओहदेदारों को बिठा दिया। आज जामा मस्जिद के हुदूद में एक मूर्ति को लगा दिया गया। ये केजरीवाल और उसकी सरकार जिम्मेदार है। वक्फ की प्रॉपर्टीज को दिल्ली में लूटा जा रहा है और ये बीजेपी का डर दिखा रहे हैं। ये डराने का काम मत करो आप आम आदमी पार्टी के लोगों। नहीं, बीजेपी आ जाएगी। केजरीवाल, मैं तुझको चैलेंज कर रहा हूं, सुबह आ जा इस रोड पर। अरे मफलर, कितना झूठ बोलेगा तू? कितना झूठ बोलेगा? पानी फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दिया, खुला फ्री कर दिया। मोदी जी भी बोल रहे ये फ्री लो, वो फ्री लो। ये क्या इनके अब्बा के अकाउंट से दे रहे हैं? फ्री लो, फ्री लो। अरे केजरीवाल, जो आज गलियों में मैं पैदल चला, तुम 10 मिनट चलकर दिखाओ। मुझ पर तो आज फूल बरसाए गए, तुम पर चप्पलें बरसाए गए। याद रखो, ओखला की आवाम, मोदी और केजरीवाल दोनों भाई भाई हैं, एक सिक्के के 2 रुख हैं। इनमें कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। इनकी सोच एक। ये दोनों आरएसएस से निकले हैं। एक आरएसएस की शाखा से निकला, एक आरएसएस के इंस्टीट्यूट से निकला। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। हिंदुत्व की बात दोनों करते हैं। अरे बोलो, तुम्हारी जबान पे कभी नाम आया 5 साल में ताहिर हुसैन का? ओवैसी की एंट्री ने दिल्ली के चुनाव को इंटरेस्टिंग कैसे बनाया? क्या इस बार दिल्ली में मुस्लिम वोट बढ़ जाएंगे? क्या बीजेपी इस बार दिल्ली में 27 साल का वनवास खत्म कर पाएगी? या फिर केजरीवाल चौथी बार दिल्ली में जीत का परचम लहराएंगे? किसकी होगी दिल्ली? दिल्ली चुनाव पर कल इंडिया टीवी का चुनाव मंच सजेगा, जहां दिल्ली के सारे बड़े नेता एक मंच पर नजर आएंगे। जनता से उनके सामने सवाल पूछे जाएंगे, जनता के ये जवाब मांगे जाएंगे। इंडिया टीवी पर चुनाव मंच आप देख सकते हैं कल सुबह 11 बजे से। और अब बात बिहार की। बिहार में मोकामा में आज फिर गोलियां चली, फिर दहशत फैली। आज सुबह सुबह मोकामा का नौरंग जलालपुर गांव एक बार फिर गोलियों की आवाज से थर्रा उठा। मोकामा के नौरंग जलालपुर गांव में जिस मुकेश सिंह के घर का ताला बाहुबली नेता अनंत सिंह ने खुलवाया था, आज उसी मुकेश सिंह के घर पर सोनू मोनू गैंग के लोगों ने हमला किया, ताबड़तोड़ फायरिंग की। मुकेश सिंह ने ग्राम प्रधान के बेटे सोनू मोनू के खिलाफ
एफआईआर दर्ज करवाई थी। दोनों पर 60 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का इल्जाम लगाया। कल जब पूर्व विधायक अनंत सिंह सुलह सफाई करने आए थे तो अनंत सिंह के काफिले पर भी हमला हुआ था। दोनों तरफ से करीब 80 राउंड गोलियां चली थी। कल की वारदात के बाद नौरंग जलालपुर में पुलिस की तैनाती का दावा किया गया था, लेकिन आज जब मुकेश के घर पर हमला हुआ तो पुलिस नदारद थी। जब हमलावर भाग गए उसके बाद पुलिस पहुंची और गोलियों के खाली खोखे बरामद किए। हालांकि जब मामला बढ़ा तो पुलिस ने सोनू और उसके साथी रोशन को गिरफ्तार कर लिया। क्योंकि इस मामले में अनंत सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज है, लेकिन अनंत सिंह की गिरफ्तारी होती इससे पहले वो खुद कोर्ट पहुंच गए और पुराने केस में सरेंडर कर दिया। इसके बाद कोर्ट ने अनंत सिंह को पटना की बेऊर जेल भेज दिया। अनंत सिंह ने कहा उन्होंने कानून के सम्मान में सरेंडर किया है। अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है तो अदालत उन्हें सजा देगी। नियम सरकार का होता है, नियम पालन करना है। आपके खिलाफ बहुत आरोप भी लगाए गए हैं। हम सरेंडर हो गए, जाए दीजिए। सरेंडर हो गए हैं तो आपको जेल भेजा जा रहा है। हम जेल जा रहे हैं। मोका में लगातार 2 दिन हुई फायरिंग बड़ा सियासी मुद्दा बन गई। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार अपराधियों को प्रोटेक्शन दे रही है। अनंत सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चहेते हैं। सोनू मोनू गैंग के सिर पर ललन सिंह का हाथ है। ऐसे में पुलिस से एक्शन की उम्मीद करना बेकार है। देखिए, मुख्यमंत्री जो है अचेत हो चुके हैं और अब जो है अपराध जो है आदत हो गई है और भ्रष्टाचार जो है शिष्टाचार हो चुका है। रूह कमाने वाले भी चीज़ें जो हैं अब जो है मामूली चीज़ हो चुकी है इस मौजूदा सरकार में। माननीय मुख्यमंत्री जी इस घटना पे चुप्पी हैं, साधे हुए हैं और लगातार जो है अपराधी खुल करके स्वीकार कर रहे हैं इंटरव्यू में दोनों पक्ष कि उन लोगों ने गोलियां चलाई हैं, लेकिन किसी पर भी जो है नामजद एफआईआर जो है अब तक नहीं हुआ है। तो ये पूरा संरक्षण जो सरकार द्वारा मिल रहा है और आप देखिएगा मुख्यमंत्री जी ने तो अपने कलम पर जो है 2 अपराधियों को बाहर निकाला जेल से और ये नहीं छूटने के बाद उनके घर तक जाते हैं, उनका स्वागत करते हैं। तो आप समझ सकते हैं जो केंद्र मंत्री हैं वो दोनों के साथ बैठते उठते हैं, मिलने जाते हैं। तो पुलिस की हिम्मत कहाँ है कि किसी पर भी जो है कार्रवाई कर दे। तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर अटैक किया तो ललन सिंह ने जवाब देने में देर नहीं लगाई। उन्होंने कहा तेजस्वी अपने पिता से जंगल राज के बारे में पूछ लें, उसके बाद उन्हें समझ आ जाएगा कि नीतीश के राज में बिहार की कानून व्यवस्था में कितना सुधार हुआ है। कुछ नहीं हो रहा है बिहार में। बिहार में कानून अपना काम करता है और कोई भी घटना अगर होती है पुलिस अपना कार्रवाई करती है, कानून अपना काम करता है। हाँ, तेजस्वी जी के पिताजी थे, माताजी थी, बिहार में 15 साल तक शासन उन लोगों ने चलाया था। तो बिहार का लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था इतना दुरुस्त था कि अपहरण का बिहार में उद्योग चलता था। कोई शाम में सूर्यास्त के बाद घर से निकलना नहीं चाहता था। नीतीश कुमार जी के शासनकाल में पिछले 20 साल में कोई रात में डर लगता है किसी को? किसी भी समय कोई भी कहीं से कहीं पहुंच सकता है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तो इसलिए उनके पिताजी माताजी के राज को भी जरा याद हो। उसमें तो कहेंगे कि हम तो नाबालिग थे, हम तो देख भी नहीं किए। तो इसलिए ये सब छोड़े, वो सब कोई उन पर भरोसा नहीं, लाख सर पटक के रह जाए। बिहार की जनता अब उन पर भरोसा नहीं करती है। तेजस्वी यादव और ललन सिंह एक दूसरे पर आरोप लगा सकते हैं, एक दूसरे के शासन में हुई गुंडागर्दी, एक दूसरे के शासन के दौरान जंगल राज की याद दिला सकते हैं। लेकिन यह सच है कि मोकामा में गोलियां तो चली। यह भी सच है इस चक्कर में अनंत सिंह को सरेंडर करना पड़ा। और यह भी सच है कि सोनू मोनू गैंग इस इलाके में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए बंदूक और बम का सहारा ले रहा है। नेता एक दूसरे पर जो भी आरोप लगा लें, बिहार के लिए यह स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है। और बार बार लगता है कि बिहार में सारे राजनीतिक दल बाहुबलियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उनका सहारा लेते हैं। इसीलिए यह समस्या
अब तक इतनी विकराल बनी हुई है। अगर नीतीश कुमार अपने पड़ोस में योगी आदित्यनाथ से यह सीख लेते कि माफिया का दमन कैसे करना है, गुंडागर्दी को कंट्रोल कैसे करना है, तो शायद बिहार का भला हो जाता। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था में सुधार कैसे किया, गुंडों के दिल में कानून का भय कैसे पैदा किया, इसका जिक्र महाकुंभ में हुआ। इस बार शनिवार रात 10 बजे मैं आपकी मुलाकात योगी आदित्यनाथ से करवाऊंगा। महाकुंभ के अवसर पर त्रिवेणी के संगम पर मैंने योगी आदित्यनाथ से यूपी पुलिस के बारे में पूछा, एनकाउंटर्स के बारे में सवाल किए और इस शो के दौरान यूपी पुलिस की गाड़ी पलटने की बात भी हुई। ये पूरा शो आप देख सकेंगे कल रात 10 बजे। 144 साल बाद सदी के सबसे बड़े महाकुंभ का सबसे बड़ा शो, हजारों लोगों के सामने रजत शर्मा के सवाल, योगी आदित्यनाथ के जवाब। शनिवार रात 10 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। इंदौर से आज एक चौंकाने वाली खबर आई। इंदौर में भीख मंगवाने के जुर्म में एक भिखारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और भीख देने के जुर्म में एक शख्स के खिलाफ केस फाइल कर दिया गया। असल में केंद्र सरकार के सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री ने देश के 10 शहरों को भिखारियों से मुक्त करने का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसमें इंदौर भी शामिल है। इंदौर प्रशासन अब शहर को भिखारियों से मुक्त कराने की मुहिम में जुट गया है। भिखारियों को पकड़कर उन्हें समझाया जा रहा है। चौराहों पर लोगों से भीख न देने का अनाउंसमेंट किया जा रहा है। लोगों को बताया जा रहा है कि भीख मांगना और भीख देना दोनों जुर्म है। इस अपराध के लिए 1 साल की जेल और 5,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। क्योंकि पुलिस की अपील का ज्यादा असर दिखाई नहीं दिया, इसलिए पुलिस ने एक्शन शुरू कर दिया। आज इंदौर के भंवरकुआ थाने में एक शख्स के खिलाफ भीख देने का केस दर्ज किया। इसके अलावा भंवरकुआ थाने की पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ एक बुजुर्ग महिला से भीख मंगवाने का केस रजिस्टर किया। इंदौर जिला प्रशासन ने भीख मांगने या भीख देने वालों की जानकारी देने पर लोगों को 1,000 रुपए का इनाम देने का भी ऐलान किया। एक जो वीडियो आया जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा भिक्षा देते हुए देखा गया है और जो उसकी जो वीडियो फुटेज है वो भी हमारे पास में है। तो जो हमने 163 का आदेश निकाला था उसके तहत आदेश के तहत हम लोगों ने एक अपराध जो है वो पंजीबद्ध कराया है। इसके साथ साथ एक अन्य केस में एक वृद्ध महिला थी जिनको 2 बार भिक्षावृत्ति करते पकड़ा गया था और उनके द्वारा कहा जाता था कि उनके परिवार के द्वारा ऐसा कराया जा रहा है। तीसरी बार जब उनको भिक्षावृत्ति करते देखा गया तो जो महिला के पुत्र हैं जिन्होंने पहले भी एफिडेविट दिया था कि हमारे द्वारा भिक्षावृत्ति इनसे नहीं कराई जाएगी, तो उनके पुत्र के खिलाफ हम लोगों ने इस आधार पर प्रकरण दर्ज किया है कि उनके द्वारा पुत्र के द्वारा अपनी मां से भिक्षावृत्ति कराई जा रही है। ये बात सही है कि न तो किसी को भिखारियों को देखना अच्छा लगता है और ये भी सही है कि किसी को भीख मांगना भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन भीख मांगना कुछ लोगों के लिए पेशा हो गया है। कई जगह इसके पीछे बड़े बड़े गैंग काम करने लगे हैं। इसलिए सरकार का मकसद तो इन गैंग्स को खत्म करना है। लेकिन इस तरह के कानून बनाना जितना आसान होता है, उन्हें इंप्लीमेंट करना उतना ही मुश्किल। भिखारियों को आइडेंटिफाई करना, उनके खिलाफ एविडेंस तैयार करना कठिन काम है और भीख देने वालों को पकड़ना, उनके खिलाफ केस बनाना तो और भी मुश्किल काम है। दूसरी तरफ इसका एक इमोशनल पहलू भी है। आमतौर पर लोगों की सिंपैथी भीख मांगने वालों के साथ होती है। इसलिए ये उम्मीद करना कि भीख मांगने वालों की जानकारी देने के लिए लोगों को 1,000 रुपए का इनाम देने से काम हो जाएगा, मजाक लगता है। अपराधियों के खिलाफ एक्शन हो, उन्हें जेल में डाला जाए तो किसी को कोई शिकायत नहीं होगी, पर किसी गरीब को, किसी बेबस को जेल में डाला जाए, इससे लोग कतई खुश नहीं होंगे। इस समस्या का समाधान कानून से, जेल से, जबरदस्ती से नहीं हो सकता। इसके लिए सामाजिक संगठनों को इन्वॉल्व करके भीख मांगने वालों को किसी काम में लगाने की जरूरत है। यही बेहतर होगा। अमेरिका से एक परेशान करने वाली खबर आई। आजकल यहां बड़ी संख्या में प्रेग्नेंट लेडीज मैटरनिटी होम्स पहुंच रही हैं, डॉक्टर से अपनी बेबी की प्रीमेच्योर डिलीवरी की रिक्वेस्ट कर रही हैं। ज्यादातर महिलाएं इमिग्रेंट्स हैं और वो चाहती हैं कि 20 फरवरी से पहले
उनके बच्चे का जन्म हो जाए जिससे उसे अमेरिका की नागरिकता मिल जाए। असल में 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ लेने के बाद अमेरिका में सिटीजनशिप का बर्थ राइट यानी दूसरे देशों के नागरिकों के अमेरिका में पैदा होने वाले बच्चों को जन्म के आधार पर नागरिकता का अधिकार खत्म कर दिया था। हालांकि ट्रंप ने कहा था कि उनका यह आदेश 20 फरवरी को लागू होगा। इसके बाद से अमेरिका में रह रही नॉन रेजिडेंट महिलाओं की डिलीवरी 20 फरवरी के बाद होने वाली थी। उनमें से बहुत सारी प्रेग्नेंट महिलाओं ने प्री टर्म डिलीवरी कराने का फैसला किया। इतनी बड़ी तादाद में इमिग्रेंट में इंडियन कपल भी शामिल हैं। अमेरिका में जिस तरह से लोग सिटीजनशिप के चक्कर में प्रीमेच्योर बेबीज की कोशिश कर रहे हैं वो न तो मेडिकल साइंस के हिसाब से ठीक है न इंसानियत के लिहाज से। यह सही है कि अमेरिका में हर 10 में से एक बच्चे का जन्म प्रीमेच्योर होता है। जो बच्चा 37 हफ्ते पूरा होने से पहले जन्म लेता है उसे प्रीमेच्योर कहा जाता है। इसमें बच्चे का रिस्क काफी होता है, इसलिए डॉक्टर्स प्रीमेच्योर डिलीवरी अवॉइड करते हैं। सिर्फ मजबूरी में ही प्री टर्म डिलीवरी की जाती है। इसलिए इससे जितना ज्यादा बचा जा सके बेहतर होगा। चलते चलते आपको एक बार फिर से बता दूं, इस बार शनिवार रात 10 बजे आप योगी आदित्यनाथ के साथ एक स्पेशल शो देख सकेंगे। यह शो मैंने महाकुंभ की नगरी में रिकॉर्ड किया। संगम में डुबकी लगाने वाले हजारों भक्त सामने थे। ये लोग योगी आदित्यनाथ को देखकर उत्साहित थे और सबके सामने योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ से जुड़े हर सवाल का जवाब दिया, हर शंका का समाधान किया। इस शो में महाकुंभ के अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे का जिक्र हुआ, जिन्होंने कहा था कि साधु के वेश में एक मुख्यमंत्री है जो बटोगे और कटोगे की बात करता है। इस सवाल पर योगी आदित्यनाथ ने क्या जवाब दिया यह आप देख सकेंगे कल रात 10 बजे। सबसे बड़े महाकुंभ से सबसे बड़ा शो। ये जो गंगा का जल है वाकई में इतना पावन है, इतना साफ है कि इसमें डुबकी लगाई जाए। यहाँ पर जल स्नान करने लायक भी है और आचमन करने लायक भी है। अखिलेश जी कह रहे थे कि ट्रेन तो खाली आ रही हैं। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। 7,500 करोड़ रुपए खर्च कर दिए इस कुंभ पर। बदले में वहाँ की इकोनॉमी को 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का लाभ होने वाला है। इसमें मुसलमानों को आने से रोका जा रहा है। कोई इस आस्था के साथ खिलवाड़ करने की नियत से आएगा, जैसे को तैसे का जवाब उसको यहाँ पर जरूर प्राप्त होगा। जो करोड़ों लोग कुंभ में आए हैं वो देश में जाएं, दुनिया में जाएं, तो क्या संदेश लेकर जाएं? महाकुंभ का एक ही संदेश, एकता से ही अखंड रहेगा ये देश।